हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, और ये जो मैं वीडियो बता रहा हूं, इस सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो कि नॉन हिंदी है। और नॉन हिंदी आपको पता होना चाहिए, जिसका उर्दू होता है ना उन्हीं का ज़्यादा कर मोस्टली उसी का नॉन हिंदी होता है। ठीक है, तो जो उर्दू वाले स्टूडेंट है वो इसको जरूर देखें और 30 में 30 बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप अगर तैयारी कर रहे होंगे तो 30 में 30 बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, तू जिंदा है तो खाली जगह द्वारा रचित गया है, रचित पाठ है। यानी कि तू जिंदा है तो जो लेसन है उसके लिखने वाले कौन है? तू जिंदा है तो उसके लिखने वाले कौन है? कबीरदास, शंकर शैलेंद्र, अरुण कमल, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? शंकर शैलेंद्र। क्या आंसर होगा? शंकर शैलेंद्र होगा। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें सेकंड, चमन का अर्थ क्या होता है? ये उर्दू लफ्ज दिया है, चमन। चमन का मतलब यहाँ पे देखिए आकाश। आकाश का मतलब क्या होता है? आसमान होता है। क्या होता है? आसमान होता है। नदी तो नदी होता है। मरुस्थल जो मरुभूमि जिसको बोलते हैं, तो फुलवारी। चमन को मतलब ही बाग जिसको बोलते हैं बाग। अब बाग में क्या होता है? फूल होता है, फुलवारी। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ठीक है, अगला सवाल, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? बहुत ही सवाल है ना, सबीना, हमीदा, अमीना, शबनम। तो अमीना थी। क्या नाम थे? आमिना। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, आमिना। ओके, अगला सवाल, हीरा किससे बनता है? रतन से, शीशा से, कारवान से या पत्थर से? तो इसका आंसर हो जाएगा कारवान से। हीरा किससे बनता है? कारवान से बनता है। चौथा का आंसर क्या होगा? हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? नदी, समुद्र, पसीना या आंसू? तो क्या बोलेगा? इसको बोलेगा समुद्र। कवि सैकड़ों भूमि से समुद्र बहा देने की बात करता है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। तो सॉरी, इसका आंसर ये बी नहीं होगा, नदी होगा। ठीक है, नदी होगा। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? नदी बहा देने की बात करता है। ठीक है, आंसर ए होगा। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष जो देखा गया वो किस दिन देखा गया? आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? देख रहे, बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश के जाने के दिन, या बेटे के जन्म के दिन, या बेटे की शादी। तो बेटे की मृत्यु के दिन जो है बाल गोविंद भगत जो है गीत गाते थे, है ना। साधना का उत्कर्ष देखा गया बाल गोविंद भगत में। ठीक है, अगला है, हुंडरू का जलप्रपात, हुंडरू का झरना जिसको हुंडरू का जलप्रपात बोलते हैं, ऊंचाई कितनी है? 200 फीट, 243 फीट या 245 फीट या 260 फीट? तो हुंडरू का जो झरना है वो 243 फीट है। कितना है? 243 फीट है, याद रखिएगा। ओके, अगला सवाल है, हुंडरू का जलप्रपात जो है खाली जगह संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। तो हुंडरू का जो जलप्रपात है वो इसका क्या अंतर होगा? आदिवासी संस्कृत को जो है उभारने का एक यात्रा वृत्तांत है। तो यहाँ से एक सवाल तो आपको पता चला कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। सवाल आता है ना कि ये इनमें से ये इसकी कौन सी विधा है, कहानी है, निबंध है? तो हुंडरू का जलप्रपात क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है जो कि आदिवासी की संस्कृति की विशिष्टता को उभारने के लिए हुंडरू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत बताता है। चलिए आगे है, दीर्घ सांस ने लेहू दुख सुख खाली जगह ली न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई सु कबूली। ये एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो लाइन दिया हुआ यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या फील होगा? ठीक है, कृष्ण या अल्लाह, ईश्वर या साईं? तो दीर्घ सांस ने लेहू दुख, ये आंसर होगा साईं। मेरे ख्याल से ये कबीर क्या बोलते बिहारी के दोहे के शायद ये है, उम्मीद मेरे को जैसा लग रहा है ये। अच्छा, अगला सवाल है, इसमें मैं आपको होमवर्क भी पूछूंगा। ठीक है, आप बताइएगा होमवर्क। ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करता है? ठेस कहानी जो है किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? लेखक, मानू दीदी, कलाकार या इनमें से कोई नहीं? तो 10 का आंसर क्या होगा? तो 10 का आंसर हमारा क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 10 का आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन हमारा डी, सी हो, कलाकार होगा। ठीक है, कलाकार। ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? कलाकार। आंसर हमारा सी होगा इसका। चलिए 11वां सवाल देखते हैं, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। दोहा किस कविता से लिए गए? ये बच्चों की दुआ है, एक कविता है जो अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। ठीक है, अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है बच्चों की दुआ। तो आप इसको याद रखिए, उर्दू में पढ़े होंगे आप, है ना। चलिए स्टार्ट है।
जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। यह किसका कथन है? यह किसने कहा था? अशोक सम्राट ने, पद्मा ने, कलिंग के महाराज ने या कलिंग के सेनापति ने? तो जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या किया था वो अशोक के सम्राट बोलते हैं, है ना। सम्राट अशोक ऐसे बोलता है कि जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की थी और तुम्हारे सामने जो है खड़ी है। किसने बोला था? अशोक ने बोला था। अगला सवाल है, अशोक का सशस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है? देखिए यहाँ पे सवाल आपको बनेगा कि अशोक के सशस्त्र त्याग क्या है? एकांकी है। बहुत से निबंध होता है, बहुत से कहानी होता है, तो अशोक के सशस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है? प्रेमचंद, रामवृक्ष, बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय या क्या बंशीधर श्रीवास्तव? तो 13 का आंसर हो जाएगा बंशीधर श्रीवास्तव। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। अगला सवाल देखें, सही संतुलित जीवन के लिए प्रत्येक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। कौन सा, इनमें से कौन आप कभी पढ़ते हैं तो आपके सही संतुलित जीवन जीने के लिए एक दृष्टिकोण बताती है और वो ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से। आंसर हमारा ये होगा। किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आखिन देखे की प्रस्तावना है? यानी कि आखिन देखने के वाली जो बात कही गई वो किसके कविता में है? बिहारी, इकबाल, कबीर या दिनकर? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? कबीर ने बोला था। ठीक है, किसके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आखिन देखी की प्रस्तावना है? कबीर। 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हुआ था? 13वीं सदी में, तो वो तुर्की के आक्रमण से। ठीक है, 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हुआ था? तुर्की के कारण। चलिए अगला सवाल है, तुर्की ने आक्रमण किया था। 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। 10वीं और 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा बन गया था। वो कौन सा था? कौन सा विद्यालय था? तो ये था विक्रमशिला विद्यालय, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा आंसर? इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दीदी की डायरी जानते हैं? दीदी की डायरी के विद्या है, तो ये विद्या वाला बहुत सारा प्रश्न पूछता है। मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें विद्या जो होता है वो याद करने का ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी कहानी, कौन सा जो है वो कहानी है, कौन सा निबंध है, एक ट्रिक से मैं बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो दीदी की डायरी की एक डायरी तो ऑलरेडी ये है, तो ये सब एक्सेप्शन याद, डायरी अलग है, डायरी एक ही पेज है, यात्रा वृत्तांत भी एक ही पेज है, एकांकी भी कुछ है, कविता ज़्यादा मिलेगा और निबंध ज़्यादा मिलेगा। तो कविता निबंध में गड़बड़ होता है। स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश करती है? तो स्कूल में संजू जो है चटपटी पुस्तक की तलाश करती हैं। ठीक है, चटपटी पुस्तक की तलाश करते हैं। चलिए 18 हो गया, 19 हो गया। चलिए अगला 20वां सवाल। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते हैं। कवि के अनुसार जो पीपल के पत्ते कैसे हिलते हैं? रह रह कर। कैसे हिलते हैं? रह रह कर जो है पीपल के पत्ते हिलते हैं। चलिए अगला सवाल है, याचकों के लिए कल्पतरु थे ही। याचकों के लिए कल्पतरु थे ही, अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, कर्पूरी ठाकुर, बेढप बनारसी या दीनबंधु निराला? 21 का आंसर हो जाएगा दीनबंधु निराला। क्या हो जाएगा? दीनबंधु निराला। याद कर लीजिएगा इसको। अगला है, खेमा के बारे में क्या गलत है बताइए? खेमा लगभग 10 से 11 साल थी, उसका रंग गेहुआ था, कद लगभग 3.5 फीट था और खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहनी थी। तो उसका कद जो है ना उसका जो है 8 वर्ष की थी, है ना। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा यही सेंटेंस गलत है इसका। यदि क्या है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। यहीं इस गली में बनती है, यहीं होगा, यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। ये जो प्रस्तुत कविता है ये कौन सी कविता ली गई है? तो अगरबत्ती कौन बनाता है? देखते हैं, बच्चे लोग बनाते हैं घर में, बड़े लोग तो बच्चे को सिखा देते हैं कि बनाइए अगरबत्ती, है ना, इस तरह रहता है, उसको हाथ से रगड़ के बनाया जाता है। तो बच्चे की खुशबू रचते हैं हाथ, मतलब हाथ से खुशबू रच रहे हैं। अगरबत्ती से क्या होता है? खुशबू निकलता है। हौसले की उड़ान में कहाँ की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। हौसले की उड़ान के बारे में बताता है, आपको थोड़ा सा इंस्पायर कर रहा है यहाँ पे। तो कौन से? वो है बिहार की बेटियों के बारे में बोलता है। 24 का आंसर क्या होगा? ए होगा। कर्पूरी ठाकुर किन पदों को सुशोभित किया था? अब देखो, आपको इस सवाल से होमवर्क मिलने वाला, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में होमवर्क करना। कर्पूरी ठाकुर किन पदों को सुशोभित किया था? तो
तो वो कहते कार्यवाहक अध्यक्ष रहते नहीं, विरोधी दल के नेता रहते नहीं, अच्छा हाँ ये भी रहते, उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री थे। तो जी यहाँ पे जो आंसर होगा वो सब, यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, विरोधी दल का नेता भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तथा एवं 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये हो गया आंसर हमारा डी। अब आपका होमवर्क ये है कि कर्पूरी ठाकुर जो है उप मुख्यमंत्री कब बने और 2 बार जो मुख्यमंत्री कब बने। आपको 3 सवाल का जवाब, एक उप मुख्यमंत्री कब बने एक आंसर देना है, और दूसरा है कि 1 बार मुख्यमंत्री कब बने और दूसरा में मुख्यमंत्री कब बने, यानी कि 3 सवाल हो गया। मुख्यमंत्री 2 बार बने ना, तो दोनों का डेट लिखिए, और उप मुख्यमंत्री कब बने उसका डेट लिखिए, मुझे कमेंट कीजिए। कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो आपको पता चलेगा कर्पूरी ठाकुर जो है वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? लक्ष्मीबाई किसकी मुंहबोली बहन थी? झांसी के राजा, लखनऊ के नवाब, कानपुर के नाना की शिवाजी। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा नाना, कानपुर के नाना की। सुदामा के पैर कैसे धुले हुए? सुदामा के पैर कैसे धुले हुए? कृष्ण भगवान के आंसू से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस पाठ विद्या व्यंग है? निम्न से किस पाठ विद्या व्यंग है? बाल गोविंद भगत, खेमा, ठेस, चिकित्सा के चक्कर। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चिकित्सा के चक्कर। इसमें व्यंग मतलब हास्य व्यंग वाला बातें कहेंगे। चलिए तीसरा सवाल है कि राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन है? राह भटके हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, डॉक्टर नी वियतनाम। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके लिए बहुत कम समय में, बहुत कम वक्त में आपको 30 सवाल करवा दिया हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आप बनाएंगे 30 में 30 बनाएंगे, और आपको 30 में 30 याद होगा मेरे ख्याल से, आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अगर याद नहीं है तो इन सभी सवाल को पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो माइंड इतना भोतर नहीं है कि भूल जाएगा, है ना। कम से कम 60% जरूर याद रहेगा। जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो लगेगा हाँ यार ये तो पढ़े थे। तो 50 से 60% माइंड में रहता है, और उसको फिर अगर रिवीजन कर लिए तो फिर हो जाता है 80%, फिर रिवीजन किए तो 100%, 3 बार 4 बार रिवीजन कर लिए तो वो एकदम कंठस्थ हो जाएगा कि यही है तो यही है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो एक बार भी पढ़ते हैं तो आप कम से कम आप जो ऑप्शन के हिसाब से टिक आउट आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को फिलहाल यहाँ पे करता हूँ लास्ट। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना। ओके, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट, गुड बाय।